तो नमस्कार सभी को, मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे और इकोनॉमिक्स की 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों टर्म को समझने से पहले पहले तो समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज़ अ टाइप ऑफ स्टडी। इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है और वो स्टडी इंडिविजुअल्स की स्टडी होती है, ठीक है? तो इंडिविजुअल्स अगर बोला जाए तो इंडिविजुअल्स में आप किसी इंसान को ले लो, इंडिविजुअल्स में आप किसी फर्म को, कोई कंपनी को या बोल सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री को, ठीक है? फिर आप किसी नेशन को ले लो, तो ये जितने भी ये सब इंडिविजुअल्स ही हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ये जो सभी इंडिविजुअल्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उस काम करने से कौन-कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? और इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज़ से ये अपने नीड्स या अपने ये इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को कैसे ये फुलफ़िल कर रहा है, तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, दोज़ आर कंट्रीब्यूटिंग एंड दोज़ आर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज़ एंड फ्रॉम दीज़ गुड्स एंड सर्विसेज़ दे आर सैटिस्फाइंग देयर वांट्स, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। Economics is defined as the study of how humans work together to convert limited resource into goods and services to satisfy their wants and how they distribute the same among themselves कि किस तरीके से ये अपने लिमिटेड रिसोर्स से वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज से किस तरीके से वो अपने जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं और सेम चीज़ को जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो किस तरीके से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब और सबके पास ये जाती है और उससे इनको ये इनकम प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बात की गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन इंडिविजुअल की बात की जाए तो एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का। अब फार्मर क्या करता है? तो फार्मर का काम है वो अपने लैंड में एग्रीकल्चर करेगा, ठीक है? ये लैंड है, यहाँ पे इसने एग्रीकल्चर की। जो भी इसने एग्रीकल्चर की और इससे जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्रॉप को हम क्या बोल देंगे? गुड्स बोल देंगे, ठीक है? तो ये भी डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है कि ह्यूमन्स कैसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मर कैसे काम कर रहा है? फार्मर अपने फील्ड में काम कर रहा है और इस फील्ड से क्या हो रहा है? इस फील्ड से मतलब ये फील्ड हो गया, एक रिसोर्स हो गया। इस रिसोर्स के थ्रू ये क्या कर रहा है? क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इन सभी गुड्स को क्या कर रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, मतलब वो मार्केट में सेल भी कर रहा है, ठीक है? और ये सेल करने से क्या होता है? फार्मर के पास भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी आ जाती है और ये जो लोग इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाते इन सभी गुड्स को, उनको वो चीज़ें भी मिल जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे तो फार्मर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर सर्विस की बात की जाए तो सर्विस किस तरीके से हो सकता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फार्म लेबरर है, तो फार्म लेबरर क्या करेगा? उसके फार्म लेबरर मेनली कौन होते हैं? जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, ठीक है? तो वैसे लोग क्या करेंगे? वैसे लोग जाके कोई फार्मर से जाके पूछेंगे कि हाँ, मेरे लिए कोई काम है, तो वो फार्मर के लैंड में काम करेंगे और उसके बदले में उनको डेली की कुछ-कुछ वेजेस प्रोवाइड होंगी। तो फार्म लेबरर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ये सर्विस इस फार्मर के लैंड में प्रोवाइड कर रहा है और इससे इसको कुछ वेजेस मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फार्मर अपना इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से चला रहा है और एक फार्म लेबरर किस तरीके से चला रहा है और ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती है ह्यूमन इंडिविजुअल को लेकर। तो फर्म, कंपनी और इंडस्ट्री भी इस तरीके से ही काम करती है कि ये कोई फर्म, कंपनी या कोई इंडस्ट्री है, तो वो क्या करती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज़ को मैन्युफैक्चर करती है। वो मैन्युफैक्चर करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज़ को मैन्युफैक्चर करके किसी कंज़्यूमर तक पहुँचाती है। कंज़्यूमर उसके बदले उनको पैसा प्रोवाइड करता है और इसके बदले इनका ये डिमांड रहता है कि अ, अगर उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज़ के बदले हमें जो पैसा मिले, उससे हम अपने फर्म को, कंपनी को या इंडस्ट्री को और भी बढ़ाएँगे ताकि और भी हमें प्रॉफ़िट हो। तो ये इनका नीड्स और वांट है। फार्मर का नीड और वांट होगा कि ये चाहेगा कि मेरे जितने भी हो सकते हैं, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उनको अच्छे से मैं केयर करूँ अ, या अगर हो सके इनके जो बच्चे हो, उनको ये अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करे। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो गुड्स एंड सर्विसेज़ को मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करके किसी और को, उसके बदले जो पैसा मिल रहा है, उससे अपनी नीड्स को सैटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है? उस तरीके से नेशन का भी वही चीज़ हो गया। नेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नेशन की किस तरीके की जीडीपी है।
सब लोगों की किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक नेशन में, उसको हम टोटल अगर काउंट करेंगे तो वो हमारी जीडीपी निकलती है। और उस जीडीपी से क्या पता चलेगा कि नेशन हम लोग की कितनी डेवलप्ड है। अगर जीडीपी अच्छी रही तो नेशन हम लोग की डेवलप हो रही है, जैसे कि इंडिया में क्या है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो और जीडीपी की रैंक वाइज देखा जाए तो जीडीपी ये 5th रैंक में आती है इंडिया। ठीक है, तो 5th रैंक में जीडीपी में आती है ये इंडिया। और इससे क्या पता चल रहा है कि अभी जो इंडिया हम लोग की डेवलपिंग कंट्री है, पर बाद में अगर जीडीपी इसकी ग्रोथ करती है तो इससे इंडिया का क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें मतलब इकोनॉमिक्स की ये सभी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो दो पार्ट के बारे में हमने बात किया था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको समझते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो अगर वर्ड बोला जाए तो जैसा कि साइंस में आपने पढ़ा होगा ये सब वर्ड को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो माइक्रो मतलब ही होता है क्या, स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो की बात की जाए तो मैक्रो मतलब हो जाता है लार्ज, या कोई चीज़ को एग्रीगेट अमाउंट में देखना। ठीक है, किसी चीज़ को अगर देखना तो एग्रीगेट अमाउंट में। तो थोड़ा सा एग्जांपल इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, माइक्रो में अगर बात की जाए तो कोई सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। तो फिर बात की जाए अगर किसी सिंगल फर्म की बात की जाए, किसी सिंगल कंपनी, किसी सिंगल इंडस्ट्री की बात की जाए, तो ये सब माइक्रो में आ गई। अब अगर बात की जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो जितने भी टोटल इंडिविजुअल्स है एक नेशन में, मतलब एक नेशन के जितने भी टोटल इंडिविजुअल्स है उनकी बात की जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गई। ठीक है, इन सभी इंडिविजुअल्स की स्टडी हो रही है, किस तरीके से ये पैसे को खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं मनी को, किस तरीके से ये अपने घर में जितने भी राशन होते हैं वो सभी चीज़ों में पैसे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर ये तो इंडिविजुअल्स की होगी। फिर बात की जाए अगर किसी फर्म, कंपनी या कोई इंडस्ट्री, अगर टोटल अगर देखा जाए, टोटल जितनी भी इंडिया में फर्म है, जितनी भी टोटल कंपनीज़ है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, उसको एक नेशन वाइज़ देखा जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो टोटल एक नेशन की अगर बात हो रही है, नेशन में क्या-क्या सी इकोनॉमिक कंडीशन है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स चल रही है, उस चीज़ को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को लार्ज और एग्रीगेट अमाउंट में बोला जाता है। और एक चीज़ याद रखना, ये जो आई है यहाँ पे, ये आई डिनोट करता है किसी भी इंडिविजुअल को। माइक्रो की जो आई है वो किसी भी इंडिविजुअल को डिनोट करता है, और मैक्रो की जो ए है वो एक एग्रीगेट अमाउंट को शो करता है, मतलब एक एग्रीगेट क्वांटिटी में कोई चीज़ दिखनी चाहिए। इंडिविजुअल एक है और इंडिविजुअल बहुत सारे, मतलब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। जो लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट concentrates on the behavior and performance of the individual economic agents within the economy such as consumers, family, industry, firm, etc. तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत से बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करती है, तो उन सभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट पे कॉन्सेंट्रेट करती है। कौन से इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट पे? जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली, कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फर्म, ये सभी चीज़ों पे अगर इंडिविजुअली कंसंट्रेट किया जाए, इंडिविजुअली इनके परफॉर्मेंस और बिहेवियर को चेक किया जाए, तो इसी स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है? तो ये सिंपल सा चीज़ है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी करना इकोनॉमिक वाइज़, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। तो किस तरीके से बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस को हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक इकोनॉमिक एजेंट के इंडिविजुअल में चेक करता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला है, हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग वेरियस इंडिविजुअल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड। तो हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेटेड है, किस तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कोई एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर टॉय है, ठीक है, वो क्या है, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक एरिया में बिक रहा है। तो बहुत सारे टॉयज़ है और उन सभी टॉयज़ का अलग-अलग प्राइस है। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो सस्ते वाले टॉयज़ को खरीदेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम रेंज वाले टॉयज़ को खरीदेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सबसे महँगे वाले जो टॉयज़ होंगे उनको खरीदेंगे। तो उस तरीके से उस एरिया में ये सभी टॉयज़ एलोकेटेड है, उस हिसाब से लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब ये है कि हम उस एरिया के इंडिविजुअल्स को एनालाइज़ कर रहे हैं कि कौन-कौन से लोग कौन-सी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है? तो किस तरीके से रिसोर्सेज़ एलोकेटेड है, वो पहला बताता है हमें। फिर है कि स्पेसिफाइज द कंडीशंस फॉर द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम आउटपुट एंड सोशल वेलफेयर। जैसे कि यहाँ टॉय के एग्जांपल लिया हमने, मान लो कि किसी एक एरिया में क्या हो रहा है, व्हीट जो होता है ना, गेहूँ जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब गेहूँ की भी अलग-अलग क्वालिटी होती है। तो एक जो है, एक बहुत ही महँगे क्वालिटी का ये व्हीट है।
एक जो है ये बहुत ही सस्ते क्वालिटी का वीट है, ठीक है? और उस एरिया में किस तरीके से हम इस इन सभी वीट को डिस्ट्रीब्यूट करें या सेल करें ताकि उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिले और सोशली वेलफेयर भी मिले, मतलब जिसको वीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको वो चीज़ मिल जाए। तो मान लेते हैं कि इस एरिया में 2 तबके का इंसान होगा कि एक लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा इनकम होगी, तो वो क्या करेंगे, वो इन सभी जो महँगे दाम में वीट बिक रहे होंगे, उन सभी को खरीदेंगे। और जो जिनके पास थोड़े कम अमाउंट में पैसे होंगे, वो चाहेंगे कि नहीं मैं क्या करूँ, तो जो भी सस्ते में जो भी वीट मिल रहा है, क्योंकि आखिरकार पेट तो भरना है, खाना तो खाना है, ठीक है? तो उस हिसाब से वो चीज़ को परचेज़ करेंगे। तो ये क्या बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल को एनालाइज़ करें ताकि वो उस हिसाब से हम सभी चीज़ को जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनको हम क्या कर सकें, सेल कर पाएँ और उससे मैक्सिमम आउटपुट भी जनरेट हो और सोशल वेलफेयर भी हो, ठीक है? क्योंकि ये सब जितने भी इंसान ये चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, वो तो खुद से ये चीज़ को ग्रो नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए इन्हें कहीं न कहीं से ये चीज़ को परचेज़ करना होगा। तो एक तरह से ये क्या हो गया, सोशल वेलफेयर भी हो गया और सोशल वेलफेयर के कारण मैक्सिमम आउटपुट भी जनरेट हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। फिर है, इट एनालाइजेस हाउ इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स स्पेंड देयर इनकम, कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल या हर एक फैमिली के मेंबर्स या हर एक हाउसहोल्ड किस तरीके से अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है, किन किन चीज़ों में स्पेंड कर रहा है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं कि राशन में कितना स्पेंड कर रहा है, एजुकेशन में कितना स्पेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो भर रहा है उसमें कितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, वाटर फैसिलिटी जो मिल रहा है उसमें कितना स्पेंड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड को देख के। नेक्स्ट है, हाउ डू पीपल डिसाइड व्हाट अमाउंट टू सेव फॉर फ्यूचर। अब जैसे जैसे क्या होता है कि कोई भी इंसान कितना भी इनकम जनरेट कर रहा हो, वो उस हिसाब से उस इनकम को स्पेंड करेगा जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी या जिस हिसाब से वो सोचेगा कि नहीं मैं फ्यूचर में भी बचा के रख सकूं और प्रेजेंट का भी जितना भी चीज़ चाहिए, जो भी मिनिमम चीज़ चाहिए वो चीज़ फुलफिल हो जाए। तो उसी चीज़ का यहाँ पे स्टडी भी होता है कि हर एक इंसान किस तरीके से डिसाइड करता है कि फ्यूचर के लिए कितना अमाउंट सेव किया जाए और प्रेजेंट के लिए कितना खर्च किया जाए, कितना रिक्वायरमेंट है उसको खर्च कर दिया जाए और कितना फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है उसको सेव करके रखा जाए, ठीक है? फिर है नेक्स्ट, व्हाट सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ट फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट इन द लिमिटेड इनकम। तो क्या-क्या सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज़ हो सकती है, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए, जैसे यहाँ व्हीट का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, तो व्हीट बहुत ही ज़्यादा महँगे दाम में भी मिल रही है और बहुत सस्ते दाम में भी मिल रही है, मतलब कम दाम में भी मिल रही है और महँगे में भी मिल रही है। तो ये लोग किस तरीके से ये डिसाइड करेंगे कि कौन-सी टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज़ खरीदनी चाहिए और कौन-सी टाइप की नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है? मतलब अगर कोई इंसान ये खरीद रहा है तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, अगर ये खरीद रहा है तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? तो किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज़ उनको लेनी चाहिए ताकि वो अपने इनकम को बचा के रख सके, सेव करके रख सके। नेक्स्ट है, इट आल्सो डिटरमाइन्स व्हाट प्रोडक्ट्स एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू सेल। एक फर्म को भी यहाँ बताया गया है कि एक फर्म कितनी प्रोडक्ट्स को बनाएगा, कितने प्रोडक्ट्स को बनाएगा ताकि वो एक्चुअल में वो सेल हो पाए सही से। उन सभी सेल से उन्हें एक्चुअल में वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो पाए, ठीक है? तो इस तरीके से एक फर्म ये सभी चीज़ को डिटरमाइन करता है या डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट प्राइस द फर्म शुड ऑफर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द टारगेट ऑडियंस। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के ऑडियंस है, ये चीज़ भी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी ये टॉय वाले एग्जांपल में, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के टारगेट ऑडियंस है और उनके सामने किस तरह की प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए और कितनी उन सभी प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस होनी चाहिए ताकि वो टारगेट जितने भी ऑडियंस है उस एरिया के, वो सभी उस प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। तो ये भी एक फर्म डिसाइड करेगा या एक कंपनी या जो भी है वो डिसाइड करेगा कि हाँ, मेरे ऑडियंस उस चीज़ को परचेज कर सके, मुझे मैक्सिमम आउटपुट भी मिल जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। नेक्स्ट है, व्हाट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आर टू बी यूज्ड बाय द फर्म टू कमेंस और ऑपरेट द बिजनेस। क्या-क्या सी ऐसे सोर्सेस, मतलब क्या-क्या ऐसी जगह में पैसे को खर्च करना चाहिए, मतलब कि अगर कोई फर्म है, तो कौन-कौन सी ऐसी जगह में पैसे को खर्च करे, प्रोडक्शन में कितना खर्च करना चाहिए, मार्केटिंग में कितना खर्च करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी चीज़ें। तो कौन-कौन सी जगह में कितना फाइनेंस होना चाहिए, वो सभी भी चीज़ें एक इंडिविजुअल फर्म डिसाइड करती है, तो उन सभी चीज़ को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। हाउ मेनी एंड एट व्हाट रेट द वर्कर्स आर टू बी हायर्ड टू वर्क फॉर द फर्म। अब कितने, एक फर्म है तो उस फर्म में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन सभी वर्कर्स को कितना अमाउंट ऑफ वेजेस प्रोवाइड होगा या कितनी मंथली सैलरी प्रोवाइड होगी ताकि वो फर्म का भी नुकसान ना हो, फर्म को भी प्रॉफिट मिले और उसके साथ-साथ
ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी वर्कर्स को भी वेजेस सही तरीके से प्रोवाइड हो, ताकि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर इनके कंपनी से प्रोड्यूस हो रही हो तो वो सभी वर्कर्स एक इंडिविजुअल की तरह उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज भी कर सके, या किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ को परचेज कर सके, तो एक इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल रहे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी डिसाइड करना चाहिए। एंड द लास्ट इज व्हेन शुड द फर्म एक्सपेंड डाउन साइज एंड क्लोज द बिजनेस। तो फर्म को कितनी प्रॉफिट्स मिल रही है, उस प्रॉफिट से फर्म को कब एक्सपेंड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं बहुत कम मिल रही है तो किस तरीके से फर्म को डाउन होना चाहिए, मतलब अपना एक्सपेंशन को रोकना चाहिए, अपने प्रोडक्शन को रोकना चाहिए। ठीक है, वो डाउन साइज होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट एकदम ही जनरेट नहीं हो रही है, मार्केट पूरा खाली हो चुका है इनका, तो किस कब इनको अपने बिजनेस को क्लोज करना है, ये सभी चीज़ों को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल पे, चाहे वो एक इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल बिजनेस। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करते हैं, मतलब इंडिविजुअली फोकस करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट टर्म पे फोकस करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में फोकस करते हैं। So it focuses on behavior and performance of aggregate variables and those issues which affect the whole economy. तो अगर किसी कोई फर्म है, तो कोई नेशन है, ठीक है, सॉरी, कोई नेशन है, इस नेशन में टोटल कितने फर्म्स हैं, उन सभी फर्म्स को एग्रीगेट वे में देखा जाए तो उन सभी फर्म्स की बिहेवियर और परफॉर्मेंस किस तरीके से है, और ये सभी फर्म्स के कारण इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इस नेशन के इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। चाहे वो फर्म हो, चाहे वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लेके देखा जाए, चाहे वो बहुत सारे बिज़नेसेस को लेके देखा जाए, चाहे वो बहुत सारी कंपनीज़ को लेके देखा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर एग्रीगेट वे में इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कहते हैं। तो क्या-क्या है? इट इंक्लूड्स रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ एंड कवर्स द मेजर एरियाज़ ऑफ इकोनॉमिक लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जनरल प्राइस लेवल, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, जीडीपी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा। तो क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करती है, मतलब किस-किस लेवल पे हम देखते हैं, तो रीजनल लेवल पे देखते हैं। ठीक है, एग्रीगेट मतलब किन-किन लेवल पे देखा जाए, अगर टोटली देखा जाए तो एक रीजनल लेवल पे भी देख सकते हैं एग्रीगेट वे में, नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्या-क्या चीज़ को हम इसमें कौन-कौन सी मेजर एरियाज़ है, उन सभी एरियाज़ को हम देखते हैं। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, किसी एक रीजन में किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, नेशन में किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है, या इंटरनेशनली अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। पॉवर्टी वाइज़ देखा जाए तो इंटरनेशनली अनएम्प्लॉयमेंट, ये पॉवर्टी कितना है, नेशनली कितना है, रीजनल वाइज़ कितना है। जनरल प्राइस लेवल अगर एक रीजन में देखा जाए तो जनरल प्राइस लेवल किसी भी चीज़ का कितना है, नेशन वाइज़ कितना है, इंटरनेशनल वाइज़ कितना है। टोटल कंजप्शन कितना हो रहा है, ये तीनों के बेसिस पे। फिर टोटल सेविंग्स कितनी हो रही है, किसी एक नेशन का जीडीपी कितना है, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, कितने इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इंटरनेशनली, कितने इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और कितने नेशनल वे में कितने इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितने इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है? फिर कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी एक रीजन, नेशनल या इंटरनेशनल वे में देखें। ग्लोबलाइजेशन कितनी है, फिर आपका देखा जाए तो किस टाइप की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है, वहाँ पे किस टाइप की पॉलिसी फॉलो अप हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को अगर एग्रीगेट वे में हम समझे तो इसका मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन सभी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।